हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम का दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी, यानी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड से हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये आप सेक्शन याद कर लेना, देख लेना किन में क्या है, और पूरी वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम बनाएंगे उसका बेसिस ऑफ चार्ज 22 सेक्शन है, एनुअल वैल्यू निकालनी है तो 23 सेक्शन है, डिडक्शन देनी है तो 24 सेक्शन है। अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट आपने लोन बोरो किया है, कुछ भी बोरो किया है, कैपिटल बोरो किया है आउटसाइड इंडिया से और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 25 सेक्शन है, और अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर रेंट की रिकवरी 25A सेक्शन है, और को ओनरशिप की बात करें तो 26 है, और डीम्ड ओनर यानी रिप्रेजेंटेटिव ओनर कौन है 27 सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। सबसे पहले जैसे हमने सैलरी का एक टेबल किया था कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी हेड की इनकम कैसे बनाते हैं, उसी तरह हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कैसे बनानी है ये इस टेबल में हमने सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो भी होगी निकालनी होगी। जो भी मेथड या फॉर्मूलेज रहेंगे उससे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद लेस क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस ईयर में पूरे साल में म्यूनिसिपल टैक्स भर रखे होंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके लेस हो जाएंगे। तो उसके बाद जो भी आपकी माइनस करने के बाद बनेगी वो नेट एनुअल वैल्यू, यानी NAV सेक्शन 23 में वो आपकी नेट एनुअल वैल्यू बनेगी। तो उसके बाद भी आपको डिडक्शंस मिलने वाली हैं अंडर सेक्शन 24। याद रखना, जो हमने सैलरी में किया था 16 सेक्शन में डिडक्शन मिलती थी, और हाउस प्रॉपर्टी में 24 सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी। और इसमें दो तरह की डिडक्शन रहेगी, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होगा, NAV जो भी NAV हम निकालेंगे उसका 30% सीधा सीधा लेस कर देंगे, यानी 70% वैल्यू रह जाएगी। तो ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि NAV का 30% क्यों निकालना है और कैसे निकालना है। ठीक है जी। उसके बाद जो भी आपने इससे रिलेटेड लोन ले रखे होंगे तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो वो भी एज अ डिडक्शन आपको लेस हो जाएगा, और उसके बाद जो भी फाइनली लेस करने के बाद बनेगा वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्शन 22 में इसकी चार्जेबिलिटी। तो चार्जेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर्टी की जब एनुअल वैल्यू लगा रहे हैं तो प्रॉपर्टी में क्या क्या कंसिस्ट होगा, यानी प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी लैंड अप्यूटमेंट हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जो भी इसका ओनर होगा, मतलब असेसी कौन होगा, जो इसका ओनर होगा, बिल्डिंग या लैंड अप्यूटमेंट का जो भी ओनर कौन हो, असेसी कौन होगा, जो इसका ओनर होगा। ठीक है जी। तो हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है तो वो किस किस से इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी में काउंट होगी, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी यानी पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी जो कि नॉट यूज्ड बाय असेसी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। सीधी सी बात देखिए जी, आपको अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है या आपने दिमाग में बिठाना है कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम काउंट होगी, वो प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी का पोर्शन जो कि असेसी द्वारा बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज ना हो, उसको हम किस में काउंट करेंगे, वो इनकम टैक्स में, जो कि एज अ प्रॉफिट जो भी होगा उस प्रॉपर्टी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर चार्ज करेंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। जो भी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड को इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, बेसिक जो भी बेसिस होगा कैलकुलेट करने का, उसको हम क्या बनाएंगे, उसकी एनुअल वैल्यू होगी, जो भी उसकी सालाना जो भी रहेगी एनुअल वैल्यू होगी। ठीक है जी। ये नोशनल बेसिस पर होगी, कोई भी मतलब हम इसे एस्टिमेटेड बेसिस पर कह सकते हैं। जो भी आगे हम इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी। इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस रहती हैं चार्जेबिलिटी के लिए। सबसे पहले देखिए, प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। कोई भी बिल्डिंग और लैंड अप्यूटमेंट हो सकता है, उसमें भी देखिए क्या क्या होगा, बिल्डिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, मतलब उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है अगर प्रॉफिट बेस पे है। ठीक है, बट ऑल्सो उसमें एक तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप, गोडाउन, अदर कमर्शियल प्रीमाइसेस हो सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद लैंड अप्यूटमेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि लैंड से कनेक्टेड कुछ भी चीज़ें, जैसे आप बोल सकते हैं बिल्डिंग से कनेक्टेड कुछ भी, गार्डन या गैरेज, मतलब अगर इनसे कुछ भी प्रॉफिट या कुछ इस तरह का मतलब होता है तो वो जो भी इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होगी। तो उसके बाद जितना भी टेम्पररी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है वो हम बिल्डिंग में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल टेम्परेरी स्ट्रक्चर कैसे हो गए, जैसे सर्कस टेंट हो गया, एक्सिबिशन स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा किसमें बिल्डिंग में काउंट नहीं होगा। तो उसके बाद बिल्डिंग डू नॉट इंक्लूड यानी इनकम्प्लीट यूनिट्स, कोई भी मान लो यूनिट कंप्लीट नहीं है या वो मतलब यूजेबल कंडीशन में नहीं है तो उसको हम बिल्डिंग का रूप नहीं मानेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ अ वैकेंट, कोई भी वैकेंट लैंड पड़ी है, खाली लैंड पड़ी है, आपने उसको लेट आउट कर दिया यानी किराए पे दे दिया, उससे कोई इनकम आपने की है तो वो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि अदर सोर्सेज में होगी। तो चलिए जी, पहले पॉइंट में हमने 5 सब पॉइंट किए हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग में क्या क्या होगा, फैक्ट्री, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप, गोडाउन, अदर कमर्शियल प्रीमाइजेस हो सकते हैं। लैंड इक्विपमेंट में आपके मतलब गार्डन, गैरेज जो भी उसके साथ अटैच होगा। और उसके बाद बिल्डिंग में क्या क्या अटैच नहीं होगा, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जैसे सर्कस टेंट एग्जीबिशन, वो अटैच जो होगा टेम्परेरी होगा वो बिल्डिंग में काउंट नहीं होगा। इनकम्प्लीट यूनिट्स या नॉट यूजेबल वो भी बिल्डिंग का पार्ट नहीं होगा। अगर वैकेंट लैंड को हम लेट आउट कर रहे हैं वो अदर सोर्सेज में उसकी जो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वही उसका क्या होगा, असेसी माना जाएगा, असेसी होगा। अभी देखिए ओनर कौन होगा, सबसे पहली बात जो इनकम रिसीव कर रहा है, जिसका प्रॉपर्टी पर राइट है, अधिकार है, जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है, अधिकार है और वो उसी प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव कर रहा है तो उसको हम ओनर और असेसी कह सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इन नेम ऑफ ओनर इज नॉट नेसेसरी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, मतलब वैसे भी देख लेते हैं। सेल के लिए रजिस्ट्रेशन की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसमें ओनर का होना नेसेसरी जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो उसके बाद ओनरशिप में डीम्ड ओनरशिप भी हो सकती है। डीम्ड का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी ओनरशिप में जैसे मान लीजिए हस्बैंड के नाम पे है तो वाइफ को रिप्रेजेंटेटिव कर दिया, डीम्ड कर दिया, बच्चों को डीम्ड कर दिया, कुछ भी उसमें हो सकता है, ये आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए जी, पर्सन हु ऑन्स द बिल्डिंग डू नॉट ऑल्सो बी द ऑनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इट स्टैंड, मतलब पर्सन जो है ऑन द बिल्डिंग, जिसकी खुद की बिल्डिंग है, जरूरी नहीं है कि उसका वो ओनर हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया कि मान लीजिए मेरे नाम बिल्डिंग है, मेरी खुद की बिल्डिंग है, लेकिन इसका ओनर वाइफ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, सब लेटिंग का मतलब क्या होगा जी, एक तो होता है लेटिंग करना, यानी मैंने किसी को किराए पे मतलब कुछ प्रॉपर्टी दी लेकिन उसने आगे उसको किराए पे दी, तो इससे जो इनकम होगी उसको हम किस में काउंट करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी मैंने किराए पे दी और उसने आगे फिर किराए पे दी, जो इससे इनकम होगी वो किस में टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज में होगी। चलिए जी, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय असेसी फॉर हिज ओन बिजनेस प्रोफेशन। तो चलिए जी, इसमें क्या बात कह दी कि प्रॉपर्टी जो है असेसी द्वारा खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जी, इसमें स्पेशल सिचुएशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, मतलब उसमें क्या नहीं कंसीडर किया जाएगा। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये दो केसेस हैं जिसमें वो हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी। पहला पॉइंट जी, वेयर इट इज़ हेल्ड बाय असेसी एज अ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस। मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, वो अपना एज ए उसमें स्टॉक, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, वो उसमें एज अ बिजनेस का स्टॉक ट्रेड करता है, या उसने मतलब एज अ गोदाम कुछ भी बना रखा है, तो उसमें एज अ बिजनेस जिससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो एज अ उसको बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से उसने कुछ ना कुछ मतलब प्रॉफिट ले रहा है। तो चलिए जी, नेक्स्ट, वेयर द असेसी इज अगेंस्ट इन द बिजनेस ऑफ लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन रेंट। ये असेसी का खुद का बिजनेस ही है कि वो घर बनाता है और प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको लेट आउट कर देता है, यानी किराए पे चढ़ाता, किराए पे देता है और उससे रेंट लेता है, तो एज अ प्रॉफिट हो गया, तो उसको हम, यानी उसका बिजनेस ही है लेट आउट करना, रेंट पे देना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर करेंगे। तो चलिए जी, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, तो एक्सेप्शंस देखते हैं क्या है। लेटिंग आउट इज अ सप्लीमेंट्री टू मेन बिजनेस। अभी देखिए, लेट आउट का मतलब क्या हो गया, किराए पे देना, तो वो सप्लीमेंट्री होगा, किसके सप्लीमेंट्री होगा, उसके मेन बिजनेस से कहीं ना कहीं वो मेल खा रहा होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो चलिए जी, इसमें
इसमें मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें ये पहली बात तो ये किस में काउंट होगा, टैक्सेबल बिजनेस इनकम में काउंट होगा अगर ऐसा आपके पास कुछ एक्सेप्शन केस आता है। तो सबसे पहले देखिए जी, मान लीजिए एक ओनर है, उसने अपने एम्प्लॉई को, मतलब एक उसकी प्रॉपर्टी पड़ी थी, एम्प्लॉई को उस प्रॉपर्टी में लगा दिया, लेकिन उसमें वो किसका काम कर रहा है, एज ए जो ओनर का बिजनेस है उससे रिलेटेड, उससे सप्लीमेंट कुछ ना कुछ उसके उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो उससे उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि वो अल्टीमेटली किस से कम्प्लीमेंट होगा, वो मेन बिजनेस से मतलब सप्लीमेंट होगा, कम्प्लीमेंट नहीं सप्लीमेंट होगा, यानी कनेक्टेड किससे होगा, मेन बिजनेस से होगा। तो जो उससे प्रॉफिट या इनकम हो रही होगी तो हम उसको किस में कंसीडर करेंगे, बिजनेस इनकम में कंसीडर करेंगे। जो भी रेंटल इनकम या कुछ भी मतलब वो बन रहा होगा तो वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगा। चलिए जी नेक्स्ट, नो नोशनल इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। हम अभी बात करके आए हैं कि स्टॉक ट्रेड में कोई भी मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, अगर उसमें नोशनल इनकम नहीं दिखा रहा, यानी जिसमें जैसे हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं और नोशनल मीन्स कोई भी एस्टिमेटेड इनकम निकालते हैं, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उसमें क्या मानेंगे, ये एक्सेप्शनल केस में इसको लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग लैंड इक्विपमेंट देयर टू इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। अभी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कोई बिल्डिंग या लैंड इक्विपमेंट दे रखी है जो कि स्टॉक इन ट्रेड के लिए यूज़ हो रही है, जैसे हमने पीछे बात की है स्टॉक इन ट्रेड में कैसे यूज़ हो रही है। ठीक है, या दूसरा क्या कहता है, एंड द प्रॉपर्टी एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट ड्यूरिंग द होल एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर द एनुअल। अभी देखो इस पॉइंट में क्या गया, एक तो हो गया कि पहली बात क्या गया कि स्टॉक इन ट्रेड में यूज़ हो रही है कोई ना कोई बिल्डिंग या लैंड इक्विपमेंट। तो या दूसरा केस क्या कह रहा है, ये दूसरा केस ये कह रहा है कि नॉट लेट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर जो करंट मतलब चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें होल पूरे साल के लिए या किसी भी साल के पार्ट के लिए वो लेट नहीं हुई, यानी उससे मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पीरियड अप टू 1 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 ईयर तक ही होता है ना, तो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेके इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। उसको हम बस सीधा सीधा ये याद रख लो, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड के लिए यूज़ कर रहा है बिल्डिंग को, और दूसरा उसमें क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर में उसका एनी पार्ट या होल पार्ट लेट आउट नहीं हुआ तो उसको हम एज अ ट्रीट क्या करेंगे, नील ट्रीट करेंगे। किस केस में, एक्सेप्शनल केस में करेंगे, अगर उसका मतलब कोई बेसिक इनकम नहीं, एस्टिमेटेड इनकम नहीं निकल पा रही, नो नोशनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहे हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, असेसी अगेंस्ट इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी। असेसी अगेंस्ट इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या हुआ कि असेसी ने मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको लेट आउट किया है बिजनेस पर्पस के लिए। द इनकम अर्न बाय द असेसी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर असेसी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है एज अ बिजनेस पर्पस के लिए तो उसकी जो इनकम होगी वो टैक्सेबल किस में रहेगी, वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल रहेगी। पहले क्या होता था, इसको हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट करते थे, यानी इनकम एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसीडर करते थे। अब जो बिजनेस पर्पस के लिए होगी तो उसको बिजनेस इनकम कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए जी, सीबीडीटी सर्कुलर क्या कहता है जी, लीज रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग्स, जो भी लीज रेंट मिलेगा, मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग या डेवलप्ड स्पेस अलोंग विद अदर एमिनिटीज, इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो भी उनको लेट आउट करने के बाद जो भी लीज रेंट गेन होगा, प्रॉफिट गेन होगा, कुछ भी होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो पीजीबीपी में काउंट होगा। बस इतनी सी बात याद रखी कि पहली बात हमने की कि हाउस प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट एज अ बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं तो वो किस में काउंट होगी, बिजनेस इनकम में काउंट होगी। अगर लीज रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट, लीज रेंट फ्रॉम
जो है फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग डेवलप्ड, यानी बिल्डिंग या डेवलप्ड स्पेस हो गया, उसके साथ एमिनिटीज़ या इंडस्ट्रियल पार्क या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो रहते हैं, अगर इनसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लीज रेंट रहता है तो वो किस में काउंट होगा, पीजीबीपी में होगा। प्रोफेशनल गेन बिजनेस और इसको क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलिए जी बात करते हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले कंपोजिट के बारे में डिस्कस करते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा कुछ चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं उसको हम कंपोजिट कहते हैं, यानी मिक्स होना कंपोजिट कह सकते हैं। यहाँ पे कंपोजिट रेंट क्या हो सकता है, यानी बिल्डिंग के साथ साथ कुछ और भी है जो लेट आउट किया जा रहा है, यानी एक से ज़्यादा लेट आउट किया जा रहा है, उसको हम कंपोजिट रेंट, जो दोनों का मिला के बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, दोनों या जितनी भी चीज़ें होंगी उनको मिला के बनेगा उसको हम कंपोजिट रेंट कहेंगे। तो बिल्डिंग के साथ साथ और कौन सी सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे अदर एसेट्स, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी वगैरह हो सकता है, लिफ्ट्स, सिक्योरिटी, पावर बैकअप। मान लीजिए किसी ऑनर ने मतलब ये लेट आउट किया और बिल्डिंग के साथ साथ ये फैसिलिटीज़ भी साथ में दे दी और उनका टोटल जो है रेंट बना के दे दिया, या जो भी लेट आउट किया तो उसका टोटल जो है बना के दे दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कंपोजिट, जो भी इससे रेंट बनेगा उसको हम कंपोजिट रेंट कहेंगे। तो चलिए जी, अमाउंट सो रिसीव्ड, जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगी तो वो क्या होगी, उसे हम कंपोजिट रेंट कहेंगे। उसके बाद इसको ट्रीट करने के दो मेथड हैं। पहली बात तो देखिए जी, मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ। एक तो देखिए दो चीज़ें इसमें आपको मिल गई, एक तो बिल्डिंग मिल गई आपको, जो भी प्रॉपर्टी मिल गई, और दूसरा उसके साथ जितनी भी आपको मतलब सुविधाएं हैं जो मतलब वो एक्स्ट्रा में मिल गई, जैसे फर्नीचर हो गया या आपको लिफ्ट हो गया या कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जी, इसमें दो तरीके हैं। पहला तो अगर आप इन दोनों को स्प्लिट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो एक इसका ओनर है उसने इसका 50,000 पर मंथ है जो फिक्स कर दिया कि मैं दोनों का इतना लूँगा। अगर इन दोनों का एग्रीमेंट में ऑलरेडी स्प्लिट है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्प्लिट हो सकता है, तो हम इसको मतलब अलग अलग जो है इनकम में क्या करेंगे, अलग अलग हेड में कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग है, तो अगर उसका मान लीजिए इन्होंने एग्रीमेंट में लिख रखा है ऐसा कि बिल्डिंग का 30,000 होगा और अदर जितनी भी थिंग्स हैं मतलब उसका 20,000 होगा, तो हम इसको किस में काउंट करेंगे, ये तो सीधा सीधा बिल्डिंग का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में काउंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये स्प्लिट नहीं हो पा रहा, यानी हम इसका एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे कि इसको क्या काउंट करें, इसको क्या काउंट करें, या मतलब एग्रीमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो सारे का सारा जो बनेगा उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, अदर सोर्सेज में। चलिए जी, अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। कंपोजिट रेंट में क्या होगा, जैसे बिल्डिंग हो गया और लिफ्ट, सिक्योरिटी और इसके अदर एसेट्स के चार्जेस वो क्या मतलब इकट्ठे रहेंगे। मतलब अभी देखिए इसमें मान लीजिए बोथ आर सेपरेबल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंपोजिट रेंट इट हैज़ टू बी स्प्लिट, मान लीजिए स्प्लिट हो रहा है, जो स्प्लिट होगा, अगर स्प्लिट होगा तो जो प्रॉपर्टी का रहेगा वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगा, और जो अदर्स सर्विस एसेट्स रहेंगी वो किस में जाएंगी, या तो पीजीबीपी में काउंट हो जाएंगी या अदर सोर्सेज में काउंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये नॉट सेपरेबल यानी अलग नहीं हो सकते, तो इनको किस में काउंट करेंगे, सच सम इज टैक्सेबल आइदर एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनको दो चीज़ों में कंसीडर कर सकते हैं, या तो बिजनेस इनकम मान सकते हैं या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए इंडिया के बाहर किसी भी देश में आपकी हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको इनकम हो गई, तो ये आपको टैक्सेबिलिटी लगेगी या नहीं लगेगी या क्या लगेगी, ये आपका डिपेंड करेगा रेजिडेंशियल स्टेटस पर। तो चलिए जी, रेजिडेंशियल स्टेटस पर कैसे डिपेंड करेगा और
क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया का रेजिडेंट है, वो भी कौन सा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए, किस केस में, इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फॉर एग्जांपल मैं मतलब इंडिविजुअल हूँ या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हूँ, तो उस केस में मान लीजिए मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हूँ, तो इस केस में क्या होगा, मुझे हमेशा टैक्सेबल मतलब ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा। अगर सिंपल इसमें याद रख लीजिए कि अगर मेरी प्रॉपर्टी फॉरेन में है, कहीं बाहर देश में है और उससे मेरे को इनकम हो रही है, अगर मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ, अगर इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से भी हूँ, तो मैं ऑलवेज मेरे को टैक्स लगेगा। इनकम चाहे मेरे को कहीं भी हो, चाहे इंडिया में मिले चाहे बाहर मिले, वो कोई मैटर नहीं करेगा। तो चलिए जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस की बात कर रहे हैं। अगर नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर मेरी प्रॉपर्टी है, टैक्सेबल इंडिया में तब भी होगा अगर मैं इंडिया में रेंट रिसीव कर रहा हूँ। देखिए जी, सबसे पहली बात, ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर हूँ तो मतलब चाहे मैं कहीं भी रिसीव करूँ तो मैं ऑलवेज टैक्सेबल रहूँगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं नॉट ऑर्डिनरी या एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट हूँ, तो अगर मैं इंडिया में रिसीव करता हूँ रेंट, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद एनी टैक्स और एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड्स अर्निंग सच इनकम शेल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। अगर मान लीजिए इनकम अर्न करते वक्त कुछ भी मेरा खर्चा हो जाता है या कुछ टैक्स भरना पड़ता है, तो वो मुझे बाद में एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद इनकम एक्रूइंग और रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, अगर मान लीजिए मेरे को कुछ इनकम हो रही है, रिसीव कर रहा हूँ मैं फॉरेन करेंसी में, तो उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट करके जो भी है लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब वो टैक्सेबल रहेगी। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो चलिए जी, मेन क्वेश्चंस की बात ही यही थी कि एनुअल वैल्यू हमने कैसे निकालनी होती है, उसमें एनुअल वैल्यू कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले इसका सेक्शन देख लेना जी 25 और डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन, अभी इसमें ना अलग अलग सिचुएशन देखेंगे, तो किस सिचुएशन में कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले पहला केस डिस्कस करते हैं कि मैंने व्हेन हाउस इज लेट आउट फॉर फुल ईयर, मैंने एक हाउस लेट आउट कर दिया पूरे फुल ईयर के लिए, यानी पूरे ईयर के लिए एग्रीमेंट कर दिया और मतलब पूरे ईयर के लिए दे दिया। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए एमआरवी एफआरवी ये दे रखे हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आगे थोड़ा सा जाके इसको बाद में डिस्कस करेंगे फॉर्मूले को। तो चलिए जी, सबसे पहले एमआरवी क्या होता है, म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू। म्यूनिसिपल तो आप समझ ही गए होंगे, म्यूनिसिपल अथॉरिटी, जो कि हर सिटीज़ में मतलब म्यूनिसिपल ऑफिस जो रहता है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी जो रहती है, जो कि टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज करती है अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो चलिए जी, अभी म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू का मतलब क्या है, जो मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू म्यूनिसिपल अथॉरिटी द्वारा फिक्स की जाती है कुछ फैक्टर्स को देखकर, तो उस वैल्यू को हम म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है जी। तो एमआरवी किस फैक्टर्स पर डिटरमिन होता है ये देखते हैं। म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू जो बनती है वो किन फैक्टर्स को देखकर बनाते हैं, जैसे क्या लोकेलिटी है, क्या हाउस का साइज़ है, या उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो ये हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा होगा कि एमआरवी इतना है, तो मतलब एमआरवी का मतलब क्या हो गया कि म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, जो म्यूनिसिपल द्वारा लोकेलिटी हाउस या कंस्ट्रक्शन को देखकर मतलब जो वैल्यू रेंटल वैल्यू फिक्स की जाती है उसे एमआरवी म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू कहते हैं। तो चलिए जी, एफआरवी का मतलब है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब सीधा सीधा ये बात है कि मार्केट रेंट बोल सकते हैं, या ऐसा कहिए कि मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू एस्टिमेट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एफआरवी का मतलब है कि नियर बी मेरी लोकेलिटी जैसा कोई भी नियर बी एक लोकेलिटी है, उसमें मतलब सिमिलर लोकेलिटी, जैसे नियर बी लोकेलिटी में सिमिलर इस लोकेलिटी जैसी
ऐसी कोई भी होगी, तो उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी का जो भी रेंट चार्ज हो रहा होगा तो उस को या मार्केट रेंट बोल सकते हैं, जो भी चार्ज हो रहा होगा, जो मार्केट रेंट बनता होगा, तो उस हिसाब से एस्टिमेटेड जो भी बनेगा फेयर रेंटल वैल्यू मतलब वो फिक्स करेंगे या हमें दे रखा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं NAV। NAV तो हमें पता है जो कि लेस करने के बाद नेट एडजस्टेड वैल्यू बनती है, उसका 30% जो है वो स्टैंडर्ड रेंट बनता है। NAV जितना भी हमारा आएगा, नेट एनुअल वैल्यू आएगी, उसका 30% निकालेंगे तो वो बनेगा स्टैंडर्ड रेंट। तो ये मैक्सिमम रेंट होगा प्रॉपर्टी का जो भी 30% निकाल कर बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। जो हमारे एग्रीमेंट में हम एक्चुअल रेंट मान लीजिए मैं जो भी रिसीव कर रहा हूँ तो वो कंसीडर किया जाएगा, यानी टेनेंट द्वारा जो भी पे किया जाएगा लैंडलॉर्ड को, वो जो भी होगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वो सीधा सीधा वही रहेगा। तो ये जो भी एग्रीमेंट में प्री डिसाइडेड हो सकता है टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड के बीच। ठीक है जी। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। चलिए जी वापस केस 1 पे आते हैं। तो केस 1 में हमने अभी समझ लिया कि MRV FRV ये सब क्या होता है। तो चलिए जी, हमें ये सब कुछ दे रखा होगा। तो पहला केस ये है कि मैंने अपना हाउस पूरा का पूरा 1 साल के लिए लेट आउट कर दिया। तो उसके बाद MRV और FRV 2 रेट दे रखे होंगे, उनमें से हायर उठाना है। तो हायर मान लीजिए MRV 10,000 दे रखा है और FRV 8,000 दे रखा है। इनमें से हायर कौन है? 10,000। तो दूसरे केस में क्या करेंगे? हायर हायर कितना है हमारे पास? 10,000। और स्टैंडर्ड रेंट मान लीजिए, स्टैंडर्ड रेंट जो भी बन रहा है, क्या था स्टैंडर्ड रेंट? NAV का 30%। मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट जो है वो हमारा 7,000 बन रहा है। तो 7,000 इन दोनों में से हमने कौन सा उठाना है? लीस्ट। तो लीस्ट हमारा क्या होगा? 7,000। तो जो लीस्ट आएगा उसको हम ERV बोलेंगे, यानी एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू ERV बोलेंगे। तो चलिए जी, ERV हमारे पास आ गया। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कितनी आ गई? 7,000। और एक्चुअल रेंट जो हमारा मान लीजिए एग्रीमेंट में था 10,000। ठीक है जी, 10,000 पर मंथ की बात कर रहे हैं, तो वो एनुअली आप निकाल लोगे जैसे भी है, मतलब समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो एक्चुअल रेंट जो है 10,000 मुझे मिल रहा है, मतलब टेनेंट पे कर रहा है। तो उसमें से जो भी हायर होगा, हायर कौन है? 10,000। तो एनुअल रेंटल वैल्यू इसका जो भी एनुअली होगा, पहले से ही आप एनुअली निकाल के ही इसको कंपैरिजन करोगे तो मतलब जो भी बनेगा देख लेना, 1,20,000। तो एनुअल रेंटल वैल्यू यानी हमारी ARV वैल्यू आएगी। तो चलिए सीधा सीधा डिस्कस करते हैं। MRV FRV में से जो भी हायर होगा, हायर जो आएगा और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना, जो लिस्ट होगा उसको उठाना, ERV मान लेना। ERV और एक्चुअल रेंट में से जो भी हायर होगा सीधा सीधा वो हमारा ARV होगा, एनुअल रेंट वैल्यू। ठीक है जी। तो चलिए जी, तो इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद दूसरा केस, पहले केस डिस्कस करते हैं उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए जी, दूसरा केस हमारे पास क्या है, या 2 मिनट इसके पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं पहले बेस पे। चलिए जी, हमारा क्वेश्चन है ये, FRV दे रखा है, MRV दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट हमें दे रखा है। वैकेंसी अभी भूल जाओ, वैकेंसी वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया। तो चलिए जी, हमने FRV मंथ में दे रखा है 6,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ। इसका एनुअली निकाल लेना, 12 से मल्टीप्लाई करके ये आप कर लोगे। चलिए जी, हमने क्या उठाना था? FRV और MRV में से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन सा है जी? 84,000 ले लिया जी। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 78,000। ये सीक्वेंस याद रखना, MRV FRV में से हायर, हायर और स्टैंडर्ड, फिर स्टैंडर्ड जो भी बनेगा, मतलब जो इनमें से लीस्ट होगा वो ERV होगा। ERV और एक्चुअल में से जो भी हायर होगा वो हमारा क्या रहेगा? फाइनल ARV बन जाएगा, यानी पहले हायर फिर लिस्ट फिर हायर। ठीक है जी। तो हायर उठाया इतना और स्टैंडर्ड है हमारे पास इतना, तो इन दोनों में से लिस्ट कौन है? 78। तो इसको मानेंगे एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो ERV और एक्चुअल कितना मिल रहा है? पे कितना कर रहा है टेनेंट? हमें इतना पे कर रहा है। दोनों में से हाईएस्ट कौन है? 86,400। तो ये बन गई हमारी एनुअल रेंटल वैल्यू, ये हमारा आंसर होगा। चलिए जी, दूसरा केस डिस्कस करते हैं।
दूसरे केस में क्या है कि व्हेन हाउस इज़ लेट आउट, हमने हाउस को लेट आउट कर दिया बट देयर इज़ अ वैकेंसी, उसमें मान लीजिए हमने 1 साल का एग्रीमेंट भी किया था या पूरे साल में उसने 10 महीने ही रहना था या ऐसे लगा लो 10 महीने का एग्रीमेंट रहा, तो हाँ जो हमारा टैक्स बनता है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का जो रहता है वो बनता है। लेकिन मतलब मान लीजिए हमारे जो प्रॉपर्टी जो है 10 मंथ के लिए ही लेट आउट रही, तो उस केस में क्या होगा, यानी 2 मंथ की वैकेंसी हो गई या 9 महीने कह सकते हैं कि मतलब हाउस लेट आउट पे रहा तो 3 मंथ की वैकेंसी रही। तो चलिए जी सेम है, पहले एमआरवी एफआरवी में से हाईएस्ट और स्टैंडर्ड में से लीस्ट, फिर बनेगा ईआरवी और एक्चुअल में से जो भी हायर उठाएंगे। तो ऊपर वाले केस में क्या करते थे, उसका एआरवी बन जाता था, लेकिन यहाँ एआरवी नहीं बनेगा, यहाँ ग्रॉस एनुअल रेंटल वैल्यू बनेगी। ठीक है जी, अभी इसमें से क्या करेंगे, GARV आएगा और उसमें से माइनस वैकेंसी मीन्स मान लीजिए 2 मंथ की वैकेंसी थी, 10 महीने वो लेट आउट पे रहा, 2 महीने की वैकेंसी थी, तो 2 महीने तो हमने कमाया नहीं उससे कोई भी प्रॉफिट, तो मान लीजिए 5,000 रुपये पर मंथ रेंट था, तो 2 महीने का कितना रेंट हुआ 10,000, जितनी भी ग्रॉस एनुअल रेंटल वैल्यू आई उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो फाइनल हमारा वो आंसर होगा। तो ये देखिए लिखा भी हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, वैकेंसी इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेंट, जितना मतलब आपका एक्चुअल रेंट है मंथली तो उसको आप वैकेंसी से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं। तो चलिए जी दूसरे केस पे डिस्कस करते हैं। तो लीजिए जी केस सेम है, ये दे रखा है आपको और इसमें आपको दे रखा है ये सभी चीज़ें आप ईयरली निकाल लोगे और वैकेंसी 2 मंथ की है। तो चलिए जी सबसे पहले क्वेश्चन सेम रहेगा जैसे हमने ऊपर किया था, इसमें एमआरवी एफआरवी में से हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट और स्टैंडर्ड में से लीस्ट हो गया, और लीस्ट और एक्चुअल में से जो भी हमने हायर उठाना है वो GARV, पहले हमने क्या नाम दिया था ARV, सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया था। अगर होल ईयर के लिए हम क्या करते हैं लेट आउट करते हैं, अगर उसमें वैकेंसी रहती है तो उसमें क्या नाम देंगे GARV यानी ग्रॉस एनुअल रेंट वैल्यू। तो हमारे पास कितनी आ गई 86,400 हमारी ग्रॉस एनुअल रेंटल वैल्यू आ गई। तो उसके बाद हमारी जो वैकेंसी थी कितने मंथ की थी 2 मंथ की थी, तो 1 मंथ का जो हम रेंट जो टेनेंट रेंट कितना पे कर रहा है 7,200, तो 2 मंथ का कितना पे करेगा, 2 मंथ की वैकेंसी है जो वो माइनस कर दो तो कितना आ गया 72,000 72,000 जो रहेगा हमारा एनुअल रेंट वैल्यू रहेगी ARV। तो क्लियर, अभी चलते हैं तीसरे केस पे। तो तीसरे केस में क्या है, When a house is let out but there is unrealized rent, अभी इसका मतलब क्या हुआ कि हाउस तो लेट आउट रहा बट देयर इज अनरिलाइज रेंट, यानी 1 साल टेनेंट हमारे यहाँ रह के गया लेकिन उसने 2 मंथ का रेंट नहीं दिया, उसको बोलेंगे अनरिलाइज्ड रेंट। यानी रिलाइज रेंट का मतलब जो उसने पे कर दिया 10 मंथ का, और अनरिलाइज्ड मंथ उसने 2 मंथ का रेंट हमें पे नहीं किया, तो हम उसका टैक्स क्यों दें, तो हमें वो पैसा मिला ही नहीं है, वो प्रॉफिट में काउंट ही नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेंगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी सबसे पहले एमआरवी एफआरवी में से हाईएस्ट और हायर और स्टैंडर्ड में से लिस्ट उठा लेंगे, उसको ईआरवी का नाम दे देंगे, इधर तक सेम है। उसके बाद ईआरवी और एक्चुअल में से जो भी हायर होगा ये भी सेम है, एनुअल रेंटल वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे अभी इसमें आपको डिफरेंस, ये क्वेश्चन इधर तक सेम ही रहेगा लेकिन इसके आगे क्या होगा वो आप प्रैक्टिकल ही इसमें समझ सकते हैं। तो चलिए जी केस थर्ड प्रैक्टिकल देखते हैं क्या होगा। चलिए जी केस थर्ड में सेम टू सेम हमारे पास दे रखा है जो भी ARV MRV और स्टैंडर्ड एक्चुअल रेंट और अनरिलाइज रेंट है जो 1 मंथ, यानी किराएदार ने टेनेंट ने हमें 1 मंथ का किराया नहीं दिया। तो अभी चलिए जी सबसे पहले FRV MRV में से जो भी हाईएस्ट है ले लिया जी 84,000, फिर स्टैंडर्ड रेंट आ गया उसमें जो भी लिस्ट है हमने ले लिया जी 78,000। तो उसके बाद ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा जो रहेगा एक्चुअल रेंट कितना पे हुआ, यानी एक्चुअल रेंट हमें कितना मिला। तो सबसे पहले देखिए 12 मंथ का जो था पूरे साल का 86,400 था, तो 1 मंथ का हमें रेंट मिला ही नहीं है तो हम उसे क्यों कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए हमें कितने मंथ का रेंट मिला 11 मंथ का, तो 11 मंथ का यानी 1 मंथ का हमने माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन में देखिए
देखिए प्रैक्टिकल अभी क्या क्लियर हुआ, पहले यहाँ तक तो आपका सेम जाएगा, उसके बाद अगर अनरियलाइज रेंट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल रेंट जितने मतलब अनरियलाइज रेंट जितने मंथ का है वो माइनस कर दीजिए, जो आपका बचेगा यहाँ पे आएगा। तो उसमें से हमने क्या करना था, हाईएस्ट उठाना है, तो हाईएस्ट हमारे पास है 79,200। तो चलिए जी एक केस और करते हैं जिसमें वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट दोनों रहेंगे। तो चलिए जी केस फोर्थ में डिस्कस करते हैं। जैसे ये सभी दे रखा है, व्हेन हाउस इज लेट आउट एंड देयर इज अ वैकेंसी एज वेल एज अनरियलाइज रेंट। इसमें वैकेंसी भी है और अनरियलाइज रेंट भी है, मीन्स 2 महीने तो लेट आउट नहीं रहा, 10 महीने रहा टोटल, और उसके बाद भी 1 महीने का हमें मतलब जो है किराया नहीं मिला। ठीक है जी, तो इसमें क्या करेंगे, डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वही केस चलेगा जैसे हमने अभी किया था। तो चलिए जी इसमें क्या करेंगे देखते हैं। लीजिए जी, अभी इसमें है आपके पास ARV और MRV सब कुछ दे रखा है। वैकेंसी 2 मंथ और अनरियलाइज्ड जो रेंट है वो आपका 1 मंथ का है। तो सबसे पहले वैसे ही डील करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। FRV MRV में से हाईएस्ट जो भी होगा ये रहा, और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट ये रहा, दोनों में से जो भी लिस्ट होगा तो 78,000। फिर उसके बाद कितने मंथ की अनरियलाइज्ड रेंट रहा, 1 मंथ का रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे डील करेंगे अनरियलाइज्ड मंथ से। तो अनरियलाइज्ड जो मंथ है वो 1 मंथ है, यानी 1 मंथ की जो रेंट है वो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 79,200। तो दोनों में से जो भी हाईएस्ट है तो ये बन गया हमारा GA। अभी देखिए अगर तो वैकेंसी ना होती तो हम सीधा इसे ARV मान लेते, लेकिन इसमें वैकेंसी भी है तो इसे क्या मानेंगे, GARV मानेंगे। उसके बाद कितना वेकेंट रहा, कितने मंथ के लिए वेकेंट रहा, 2 मंथ के लिए वेकेंट रहा। तो 2 मंथ का जो वैकेंसी थी, 2 मंथ का जो रेंट बनता था वो हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस। तो ये हमारा हो गया जी फाइनल, माइनस करने के बाद ARV एनुअल रेंटल वैल्यू। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केस 5। अगर तो कोई हाउस प्रॉपर्टी इज़ यूज़ फॉर बिजनेस पर्पस, अगर तो हाउस प्रॉपर्टी को हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सीधा सीधा आंख बंद करके उसको नो ट्रीटमेंट कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ 1 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एंड अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, यानी 1 सेल्फ ऑक्युपाइड यानी खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, या मतलब वो प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं हो पा रहा, अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो चलिए जी इस केस में क्या होगा डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड मीन्स मैं खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ऑन रेजिडेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या फिर अनऑक्युपाइड यानी मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रहा। कोई भी कारण लगा लीजिए, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, आप किसी दूसरी सिटी में चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए, तो आपका जो घर है वो मतलब अनऑक्युपाइड जिसे आप यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, एनुअल वैल्यू उसमें क्या रहेगी, नील रहेगी। देखिए जी अगर आप अपने रेजिडेंस हाउस को बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो उसको ट्रेट क्या करेंगे, एज अ नील। और अगर सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज़ कर रहे हैं और अनऑक्युपाइड है, यूज़ ही नहीं हो रहा, तो उसकी भी एनुअल वैल्यू क्या रहने वाली है, नील। ठीक है जी, तो उसके बाद बस इसके लिए ये कंडीशन याद रखना, प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट इज ड्राइव बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, यानी उस प्रॉपर्टी से कुछ भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए ओनर को। ठीक है जी, उसके बाद द बेनिफिट ऑफ द एग्जम्पशंस ऑफ 1 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो भी मतलब 1 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस होगा तो उसकी जो एग्जम्पशन मिलेगी सिर्फ उसका फ़ायदा इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही मिल सकता है। तो चलिए जी नेक्स्ट एक्सप्रेशंस अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अभी मैं आपको बता के आया था अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो कि ऑक्युपाइड नहीं है ओनर द्वारा, और वो किसी कारण से भी हो सकता है, बाय रीज़न, मान लीजिए दूसरे स्टेट में दूसरे
दूसरी सिटी में उसको मतलब एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रोफेशन के लिए अलग प्लेस पर चला जाता है, वहाँ रहने लगता है, और जो कि उसकी खुद की अपना घर या बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे, तो उस केस में हम अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो उसके बाद नो डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्स इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी की बात करें तो जिसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मतलब अनऑक्युपाइड या कुछ है, तो उसमें जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह हम जो भी पे करेंगे तो उसमें डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो चलिए नेक्स्ट केस 7 की बात करते हैं। वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। सेक्शन देख लेना 23 सबसेक्शन 3 है। इस केस में क्या कह रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी कुछ पार्ट को, ईयर का कुछ पार्ट, यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 महीने के लिए आपने उसको लेट आउट कर दिया और 7 महीने के लिए आप उसको सेल्फ ऑक्युपाइड यानी खुद यूज़ कर रहे हैं, यानी ईयर का कुछ पार्ट आपने लेट आउट किया और ईयर का कुछ पार्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये बात सबसे पहले ध्यान में रख लेना। देन ट्रीट एज अ होल ईयर लेट आउट, हम ट्रीट करके चलेंगे पूरे साल का लेट आउट, ठीक है जी। तो अभी देखिए इसमें डिटेल में थोड़ा सा पॉइंट्स में आगे भी क्लियर होगा। अभी देखिए इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज अ सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ टाइम के लिए हमने रखा, ठीक है जी, और लेट आउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ टाइम के लिए हमने इसको लेट आउट किराए पे दे दिया। ERV फॉर द होल ईयर शेल बी टेकन इनटू अकाउंट डिटरमिनिंग द GAV। जब हम ग्रोस एनुअल वैल्यू बनाएंगे तो जो ERV होगी वो हम पूरे ईयर की लेकर चलेंगे इसमें, यानी होल ईयर लेट आउट ट्रेड करके चलेंगे। तो उसके बाद ERV फुल ईयर के लिए रहेगी, होल ईयर के लिए रहेगी, बट जो एक्चुअल रेंट है वो जितने पीरियड के लिए हमने लेट आउट किया, जितने पीरियड के लिए हमने प्रॉफिट लिया उतना ही लेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 12 मंथ का पूरा जो भी है हमारा ERV रहेगा, जो कि हमारा कितना बन रहा है, मान लीजिए 50,000, और हमें रेंट एक्चुअल कितना पे हुआ टेनेंट से 60,000 या कुछ भी ले लीजिए 30,000। तो इसमें से जो भी हायर होगा, यानी बस सीधा सीधा इतना ध्यान रखिएगा, जो रेंट आपने जितने मंथ का लिया है उतना ही कैलकुलेट होगा, वो उतने मंथ के लिए होगा, उतने पीरियड के लिए होगा, लेकिन ERV होल ईयर के लिए होगा। तो दोनों में से जो भी हायर होगा वो GAV की वैल्यू होगी, ठीक है जी। उसके बाद फर्दर प्रॉपर्टी टैक्सेस फॉर द होल ईयर इज़ अलाउड एज ए डिडक्शन, यानी आपने पूरे साल में जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स भरे हैं वो एज आपको डिडक्शन मिल जाएंगे। तो चलिए केस 8 में डिस्कस करते हैं क्या है। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड। मान लीजिए आपके घर के 2 पार्ट हैं, तो 2 पोर्शन हैं, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन। आपने मान लीजिए नीचे वाला पोर्शन खुद सेल्फ ऑक्युपाइड हो और ऊपर वाला पोर्शन आपने किराए पे दे दिया, या फॉर एग्जांपल आप ऊपर वाले पे रह रहे हो सेल्फ ऑक्युपाइड है और नीचे वाला आपने लेट आउट कर दिया, किराए पे दे दिया। तो इस केस में क्या करेंगे। तो चलिए जी, इनकम फ्रॉम एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट शेल बी कंप्यूटेड सेपरेटली। पहली बात तो इसमें क्या करेंगे, जो भी पोर्शन और पार्ट है तो उसका जो भी लेट आउट किया हुआ पार्ट है उसको कंप्यूटेड सेपरेटली कंप्यूट करेंगे, सेपरेटली कंप्यूट करेंगे। जो तो लेट आउट पार्ट होगा वो तो लेट आउट प्रॉपर्टी में कंसीडर होगा, जो हम सेल्फ ऑक्युपाइड पार्ट को जो भी पार्ट और पोर्शन होगा उसको कंप्यूट करेंगे वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कैटेगरी में जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट, देयर इज नो नीड टू ट्रीट द होल प्रॉपर्टी एज अ सिंगल यूनिट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे पिछले केस में किया था वैसा इस केस में नहीं करना, यानी होल प्रॉपर्टी को सिंगल यूनिट की तरह कंप्यूटेशन इसका नहीं करना। तो चलिए जी नेक्स्ट, थर्ड में क्या कह रहे हैं, जैसे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इफ़ नॉट गिवन सेपरेटली। और मान लीजिए आपको म्यूनिसिपल रेंट जो भी वैल्यूएशन है, फेयर रेंट हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया, अगर आपको अलग अलग सेपरेटली गिवन नहीं है, शेल बी अ पोर्शन बिटवीन द लेट आउट पोर्शन एंड सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन आइदर ऑन प्लिंथ एरिया, यानी नीचे वाला एरिया, बिल्ट अप फ्लोर स्पेस हो सकता है, या ऑन सच अदर रीजनेबल बेसिस पर, जो भी उनका
प्रोपोर्शनल रहेगा उनको मतलब उस तरह कंसीडर कर लिया जाएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स इज इफ गिवन ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस कैन बी बाइफरकेट एज एट्रीब्यूटेबल टू ईच पोर्शन और फ्लोर रीजनेबल बेसिस। जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस होंगे उसको भी बाइफरकेट कर लिया जाएगा ईच पोर्शन के अकॉर्डिंग, फ्लोर या जो भी होगा सरफेस होगा, प्लेन एरिया होगा, या उसको रीजनेबल बेसिस पर कंसीडर किया जाएगा। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी और जो लेट आउट होगा उसमें डिडक्शन मिलेगी। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं केस 9। केस 9 में क्या है, अगर मान लीजिए इफ़ मोर देन वन हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपके पास एक से ज़्यादा घर हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के, तो इन सच केस वन हाउस शैल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। उन केस में मान लीजिए आपके पास 2 घर 3 घर 4 5 कितने भी घर हैं, तो उसमें से एक घर को ही आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रेड किया जाएगा, बाकी जो है वो आपका लेट आउट है जो ट्रेड किया जाएगा। ठीक है जी, उसमें बस ये कंडीशन देख लेना, द हाउस विद हायर ARV, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब हायर ARV होगी वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, बाकी सारे लेट आउट माने जाएंगे। तो चलिए जी नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटीज़ म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स इंक्लूड ऑल दोज टैक्सेस लेवी बाय लोकल अथॉरिटी। जो हमारे सिटी में म्यूनिसिपल अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटीज़ रहते हैं जो कि मतलब टैक्सेस हमसे लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या रिस्पेक्ट, तो वो सारे क्या होते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस होते हैं। तो ये हमें एज अ डिडक्शन मिल जाते हैं एनुअल वैल्यू, जो हाउस प्रॉपर्टी की ARV बनती है, एनुअल वैल्यू बनती है, तो उसमें से जितने भी लोकल अथॉरिटी द्वारा लेवी किए गए टैक्स हैं म्यूनिसिपल टैक्स, वो सारे के सारे हमें डिडक्शन उस पर मिल जाती है। तो उसके बाद जो भी डिडक्शन देने के बाद जो वैल्यू बनती है बैलेंस फिगर, उसे हम NAV यानी नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। तो चलिए जी इसमें देखते हैं, इट द एक्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग डिडक्शन, यानी म्यूनिसिपल टैक्स के रिगार्डिंग हमें डिडक्शन कैसे मिलती है या किस केसेस में क्या होता है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए जी सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्स में इंक्लूड द सर्विस टैक्सेस चार्ज बाय लोकल अथॉरिटी विद रिगार्ड टू इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस में सर्विस टैक्स हैं जो कि लोकल अथॉरिटी द्वारा चार्ज किए गए हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंडर, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस आर अलाउड टू बी चार्ज ओनली एक्चुअल पेमेंट बेसिस। जो कि म्यूनिसिपल जो टैक्सेस होंगे वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर जो लगे होंगे, चार्ज होंगे, तो हेंस म्यूनिसिपल टैक्सेस कैन बी चार्ज अगेंस्ट इनकम अंडर, वो कौन से हेड के अंडर होने चाहिए, हेड प्रॉपर्टी के अंडर होने चाहिए। इफ दीज टैक्सेस हैव एक्चुअली बीन पे बाय द असेसिंग ड्यूरिंग द ईयर, एनी टैक्सेस लेवी बाय लोकल अथॉरिटी बट नॉट पे बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी देखिए इसमें केस क्या है, एक तो म्यूनिसिपल टैक्स जो कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर चार्ज जो होने चाहिए, और उसके बाद वो किस कैटेगरी में होने चाहिए, कौन सी इनकम अंडर हेड प्रॉपर्टी होने चाहिए, और उसके बाद ये असेसी द्वारा पे किए गए हों ड्यूरिंग द ईयर, यानी उसी ईयर के दौरान ये पे किए गए हों, तो ये क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, इनमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस केस में देखिए कि अगर मान लीजिए लोकल अथॉरिटी ने तो टैक्स लेवी किए हुए हैं बट असेसी ने पे नहीं किए, तो वो डिडक्ट नहीं होंगे। तो चलिए जी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में देखते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टिबल ओनली इफ़ पे बाय द लैंडलॉर्ड और ओनर। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए जी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन तभी मिल पाएगी अगर इसको ऑनर या लैंडलॉर्ड ने पे किया होगा, जो प्रॉपर्टी का ऑनर या लैंडलॉर्ड होगा। अगर टेनेंट इसको पे करेगा तो इसमें कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली। तो म्यूनिसिपल टैक्स पे इन द फॉरेन कंट्री विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी स्टूडेंट फॉरेन कंट्री आर डिडक्टिबल फ्रॉम, बस इसमें सीधी सी बात ये है, अगर मान लीजिए आपकी कोई फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी है और उसमें उसका जो म्यूनिसिपल टैक्स लग रहा है वहीं लग रहा है, और म्यूनिसिपल टैक्स भी आप वहीं पे कर रहे हो, तो वहीं पे ही डिडक्ट होगा, इंडिया में नहीं होगा।
तो चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एनी अमाउंट पे टू द म्यूनिसिपैलिटी फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन। अगर आप कोई अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के लिए चार्ज करते हो या कुछ भी म्यूनिसिपैलिटी को अमाउंट पे करते हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम बनेगी उसमें वो डिडक्टिबल नहीं होने वाले। तो चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारी एनुअल वैल्यू हमने निकालनी आ गई, एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा नेट एनुअल वैल्यू यानी NAV। तो चलिए जी NAV क्या है इसके बारे में आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि व्हेन वी डिडक्ट म्यूनिसिपल टैक्सेस, यानी जो भी हमारी टोटल एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी से बनेगी उसमें से बस आपने टैक्सेस माइनस करने हैं, तो उसके बाद जो आपकी बनेगी नेट एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की बन जाएगी। तो चलिए जी उसके बाद जब हमारी नेट एनुअल वैल्यू बनेगी तो उसके बाद हमें 2 डिडक्शंस मिलती हैं इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी में। तो वो 2 डिडक्शंस कौन सी हैं, एक तो सीधा सीधा NAV का 30% हमें डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर इसके रिगार्डिंग हमने कुछ भी मतलब लोन ले रखा है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उस पर जो भी हमारा इंटरेस्ट जा रहा है तो वो भी हमें एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। तो चलिए जी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 30% ऑफ NAV इज अलाउड एज अ डिडक्शन। किस सेक्शन में होगी, 24 सेक्शन और सबसेक्शन A में आपको NAV का 30% जो है डिडक्शन मिलेगा। इसका कारण क्या है, तो अभी मान लीजिए इनकम टैक्स वालों ने ओनर की एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बना दी और उस पे इनकम बनाने के बाद नेट एनुअल वैल्यू भी निकाल दीजिए। तो उसके बाद जो है ओनर बोलने लगा कि मैंने तो इस पे लपाई पुताई पे भी खर्चा करवाया है जी, तो इसका बिजली का ये भी ठीक करवाया है, पानी का ये भी ठीक करवाया। उसने बहुत ऐसे 3600 क्वेश्चन गिना दिए, ऐसे 3600 मतलब अपने खर्चे गिना दिए कि ऐसा ऐसा मेरा इस पे खर्च हुआ है जी, ये माइनस करो जी, मेरी जेब से खर्च हुआ है। तो उस केस में इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम सीधा सीधा तेरा ज़्यादा खर्च हो या कम खर्च हो उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा सीधा जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू बन रही है हम तेरा 30% उसका खर्चा मानते हैं, एक्सपेंडिचर मानते हैं, वो 30% सीधा सीधा हम उसमें से डिडक्ट कर देते हैं, चाहे आपका ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो इस केस के लिए ये डिडक्शन निकल कर आई है 30% ऑफ NAV, जो सीधी सीधी आपको डिडक्शन मिल जाती है। ये एक फ्लैट डिडक्शन सीधी 30% रहेगी, अलाउड इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जितने भी ऑनर के खुद के खर्चे होते हैं उसके रूप में 30% जो है सीधा सीधा डिडक्शन जो है मिल जाएगी। इन केस ऑफ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मान लीजिए जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसकी एनुअल वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, नील है, तो उसमें जो है 30% डिडक्शन अवेलेबल नहीं रहेगी। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, नील करेंगे, क्योंकि इसकी एनुअल वैल्यू भी नील है तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। तो नो डिडक्शन विल बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर। मान लीजिए आप कोई रिपेयर, लैंड रेवेन्यू, ब्रोकरेज या रिकवरी एजेंट चार्जेस कुछ भी करते हो तो उसमें भी कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन। दूसरा पॉइंट, दूसरी डिडक्शन मिलेगी हमें जो भी हम लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा। ये कंडीशंस हैं, लोन किसके लिए है या उस पर कितना इंटरेस्ट क्या है, वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज अ डिडक्शन। सेक्शन किसमें, सेक्शन 24 और सबसेक्शन B में डिडक्शन मिलने वाली है बोरोड कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए जी सबसे पहले इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन। आपने कोई लोन बोरो किया है, किस पर्पस के लिए, एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस पर जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है तो वो आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल ऑन अ फ्रेश लोन टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन रेज्ड अर्लियर फॉर द फोर्स। हाँ जी, इसमें देखिए जी सीधा सीधा क्या है, आपने कोई लोन ले रखा था इसके रिगार्डिंग, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए, रिपे करने के लिए आपने एक फ्रेश नया लोन ले लिया, तो उस लोन पर आपका इंटरेस्ट है जो लग रहा है तो वो इंटरेस्ट के लिए भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट, एक्चुअल बेसिस होता है ड्यू बेसिस। तो
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 और सबसेक्शन बी में फॉर इंटरेस्ट अवेलेबल ऑन एक्रूअल बेसिस यानी ड्यू बेसिस पर होगा, और इसमें इंटरेस्ट एक्वायर्ड बट नॉट पे, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट आपका एक्रूअल हो गया, ड्यू हो गया, बट आपने पे भी नहीं किया तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो इसमें क्या है, वेयर a buyer enter into an agreement with seller to pay the sale price on installment along। अभी सीधी सीधी इसमें बात है, आप आराम से इसको देखना है तो देख लेना। इसमें ये है बायर एक प्रॉपर्टी बायर खरीद रहा है और सेलर बेच रहा है, और बायर उसको इंस्टॉलमेंट में कुछ मतलब पे करना चाहता है, विद इंटरेस्ट देगा। तो इसमें सीधा सीधा क्या होगा, जो मतलब इंस्टॉलमेंट में देगा प्लस इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगी सीधी सीधी अंडर सेक्शन 24 में। इस पॉइंट में ये है। तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, यानी मान लीजिए आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, पेनल्टी लगी, फाइन लग गया, कुछ भी लग गया, तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा। तो उसके बाद नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज और कमीशन। मान लीजिए आपने कोई लोन लेते वक्त कुछ भी कमीशन या ब्रोकरेज कुछ भी अरेंज किया था, कुछ भी किया हो, तो उसके लिए भी कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली। तो उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो पर्सन इन इंडिया इज ट्रीटेड एज एन एजेंट शेल नॉट बी। अभी देखिए, अभी मान लीजिए इंडिया के बाहर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया विदाउट टीडीएस, ठीक है जी, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो पर्सन इन इंडिया, जो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि एज एन एजेंट ट्रीट हो सके अंडर सेक्शन 163, तो वो अलोएबल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, द असेसी शुड फर्निश अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम हूम द अमाउंट इज बोरोड स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आप जब डिडक्शन ले रहे हो तो असेसी को ये सर्टिफिकेट इशू करना रहेगा कि वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना पे कर रहा है, ताकि उसका डिडक्शन ले सके। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ नॉट रिलेवेंट, यानी यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन रिलेवेंट नहीं रहेगी। आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। इंटरेस्ट टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का आपका कंप्लीशन ईयर है लास्ट, मतलब कंप्लीट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो रही है उस ईयर में जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो कैन बी फुली क्लेम्ड हो जाएगा। उसमें कंप्लीशन की डेट मैटर नहीं करेगी। तो सीधी सीधी बात देखिए जी, डेट ऑफ कंप्लीशन नॉट रिलेवेंट। जिस ईयर में, मान लीजिए कौन सा ईयर चल रहा है, 2020-21, 2020-21 में आपका कोई लोन ले रखा था, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, आपकी कंस्ट्रक्शन इस ईयर में कंप्लीट हो गई, तो आपका फुली ईयर का जो भी है वो फुली क्लेम होगा। तो आपका जो भी रहेगा क्या होगा, फुली इंटरेस्ट जो है फुली क्लेम्ड होगा इस ईयर का, जिस ईयर में डेट ऑफ कंप्लीशन हुआ, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन का, तो उस ईयर का क्या रहेगा, फुली क्लेम्ड होगा इंटरेस्ट। तो चलिए जी नेक्स्ट, इंटरेस्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट में क्या क्या रहेगा, एक तो करंट ईयर, अभी मैंने बोला कि करंट ईयर का तो पूरा का पूरा जो है इंटरेस्ट क्लेम होगा, और जो प्रीवियस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जितना भी आपका होगा उसका 1/5 ऑफ द इंटरेस्ट, जितना भी आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, उसका 1/5 ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका क्लेम हो जाएगा। तो चलिए जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कौन सा ईयर चल रहा है अपना, 2020-21 चल रहा है, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं, लेकिन इसका असेसमेंट कब होगा, 2021 और 22 में होगा, ठीक है जी। तो अभी देखिए, मान लीजिए आपने लोन लिया, अभी इसके पहले एक बात डिस्कस करता हूँ, वो अभी ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है कि इट मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस दिन से कमेंसमेंट यानी कंस्ट्रक्शन आपने शुरू की है, जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की है, या डे ऑफ बोरोइंग विच एवर इज लेटर, यानी जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की, एक तो ये डेट हो गई, और दूसरी डेट क्या है, जिस दिन आपने बोरो किया यानी लोन लिया, दोनों में से जो लेटर डेट होगी आप उसको कंसीडर करोगे। यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका एक तो कंस्ट्रक्शन
जिस दिन शुरू हुई, आपने कंस्ट्रक्शन जिस दिन शुरू की, और जो बोरोइंग लोन लिया उसमें से जो लेटर डेट होगी वो आपकी मतलब कंसीडर होगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, एंडिंग ऑन 31 मार्च इमीडिएटली prior to the year of the completion of the construction. For example, end on 10 अगस्त 2018, देन वी टेक 31 मार्च 2018। अभी देखिए सबसे पहले एक तो जब भी एंड ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च को होगा, ठीक है जी। तो इसमें मान लीजिए आपका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड 10 अगस्त 2018 को कंप्लीट हुआ, ठीक है जी, उसकी डेट क्या हम मान के चलेंगे, 31 मार्च 2018 मान के चलेंगे। तो यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जिस ईयर में हुआ तो उसका एंड डेट जो भी था मतलब एंडिंग ऑन 31 मार्च मान के चलेंगे, यानी इमीडिएटली जो भी प्रियोर होगा वो मान के चलेंगे। जैसे मान लीजिए 10 अगस्त 2018 को आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, लेकिन हम इसमें क्या कंसीडर करके चलेंगे, 31 मार्च 2018 कंसीडर करके चलेंगे। तो चलिए जी, इसमें मैं आपको अभी डिस्कस करते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे कि एक तो जिस ईयर में करंट ईयर में मतलब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी उसका तो फुल का फुल आपका जो है क्या होगा, क्लेम होगा, और जितने भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा उसका 1/5 जो है आपका क्लेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोन लिया 2015 में, या कंस्ट्रक्शन जो भी मान लीजिए डेट जिसकी लेटर होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/4/2015 को आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन शुरू की, और 1/6/2015 को आपने क्या किया, जो है वो लोन लिया, ठीक है जी। इसमें से लेटर डेट कौन है, 1/6/2015। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020-21। तो अभी मान लीजिए 50,000 जो है अमाउंट है लोन की या इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है जी। तो उसमें आप क्या करोगे, करंट ईयर का तो फुली का फुली डिडक्ट होगा, यानी उसमें क्लेम हो जाएगा 50,000। तो प्रीवियस ईयर कितने बने, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। 19-20 की तो बात हम कर 19-20, ठीक है जी। हम अब कौन सा चल रहा है, 20-21 का हमने 50,000 सीधा सीधा ले लिया। तो 15-16 से लेके 19-20 तक 5 साल बने, तो 5 साल का टोटल कितना बन गया, 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 लाख बन गया, 2,50,000। तो उसका हम 1/5 कर देंगे, यानी ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमारे पास आ गया 2,50,000। तो वो क्या होगा, हमारे पास उसका 1/5 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, इट इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर कंटिन्यूस ईयर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। अभी देखिए जो भी आपका टैक्स मतलब इसमें टैक्स ट्रीटमेंट रहता है, डिडक्शन जो मिलती है, मतलब उसको ऐसा मान के चलते हैं कि जो पीरियड ऑफ 5 कंटिन्यूस ईयर में इक्वल इंस्टॉलमेंट बांट लेते हैं, तो उसको जो भी रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 1/5 जो है क्लेम कर सकते हैं हर ईयर का, ठीक है जी। तो उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या है, हिज पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ईयर के बिगिनिंग से शुरू होगा, इज कंप्लीटेड एंड कंटिन्यू टिल और लोन अमाउंट इज रिपेड। यानी इसमें क्या होगा, जो भी अमाउंट लोन जिस ईयर में रिपीट की है तो उस ईयर में हम क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा जो है क्लेम हो जाएगा। इट इज़ फुली टैक्स इज फुली क्लेम एज अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर, यानी पूरे ईयर का जो है क्लेम हो जाएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उस केस में हमने कोई कैपिटल बोरो की है, उस पर जो भी इंटरेस्ट की डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या रहने वाली है। तो चलिए जी इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन केस एसएससी विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, जो कि एक तो करंट ईयर की प्लस 1/5 ऑफ द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल होगा, तो जितने ईयर का भी टोटल होगा उसका 1/5 प्लस करंट ईयर का फुली डिडक्ट होगा। तो चलिए जी नेक्स्ट इसमें केस देखते हैं क्या बनेंगे, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और व्हेन द लोन वाज टेकन। तो चलिए जी सबसे पहले एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करेंगे, एक लेट आउट की बात करेंगे। सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं। अगर मान लीजिए
1 अप्रैल 1999 या उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है अलाउएबल है या डिडक्शन हो सकती है, मैक्सिमम लिमिट वो किस पे कितनी रहेगी। अगर हम कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, प्रॉपर्टी के परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख तक जाएगी। अगर रिपेयर के लिए लेते हैं, हाउस रिपेयर के लिए, हाउस प्रॉपर्टी रिपेयर के लिए, तो 30,000 तक जाएगी। अगर यही बात 1 अप्रैल 1999 से पहले की हो तो रिपेयर और कंस्ट्रक्शन परचेज में दोनों की लिमिट क्या रहेगी, 30,000 रहेगी। ये टेबल को अच्छे से देख लेना। तो उसके बाद अगर लेट आउट के पर्पज़ से हम कर रहे हैं तो उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम रुपीज़ में डिडक्शन की भी कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनएडमिसिबल डिडक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है कि इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज़ पेबल आउटसाइड इंडिया शेल नॉट बी डिडक्टेड। यानी अगर इंडिया के बाहर आप मतलब उसको पे कर रहे हैं तो वो नोट भी डिडक्शन, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस क्या करते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। अभी मान लीजिए आपको मतलब अनरिलाइज रेंट जो आपका मतलब टेनेंट ने नहीं दिया था या कोई भी रेंट रिसीव का एरियर है वो उसकी रिकवरी हो गई है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो चलिए जी देखते हैं। अनरिलाइज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल रेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। यानी उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो चलिए अनरिलाइज जो रेंट है वो एक्चुअल रेंट से क्या हो जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले व्हेन द अमाउंट इज रिलाइज्ड इट गेट्स टैक्स अंडर द, ये भी जरूरी नहीं है। इफ द असेसी हैज़ इंक्रीज द रेंट पेबल बाय द टेनेंट। हाँ जी इसमें देखिए जी, अगर असेसी ने मतलब कुछ रेंट इंक्रीज कर दिया था टेनेंट के ऊपर तो एंड द सेम हैज़ बीन इन डिस्प्यूट, दोनों में कुछ डिस्प्यूट रहा, लेटर ऑन द असेसी रिसीव द इंक्रीज इन रेंट एरियर, बाद में उसको मतलब रिसीव हो गया। इसका मतलब यही था एरियर या मतलब अनरिलाइज रेंट जो भी उसकी रिकवरी थी मतलब बाद में उसको मिला। तो इस केस में मतलब इसको हम कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। अनरिलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट तो टैक्सेबल इन हैंड ऑफ द असेसी, ये असेसी के हैंड में रहेगा, सेम असेसी के हैंड में रहेगा। प्रॉपर्टी ऑनर वेदर ही इज़ द ऑनर, प्रॉपर्टी का ऑनर है या नहीं है। और उसके बाद टैक्सेबल एज इनकम इन द प्रीवियस ईयर इन विच द रिकवर। हाँ ठीक है जी, टैक्सेबल किस पर होगा, अनरिलाइज रेंट पर होगा, एरियर ऑफ रेंट पर होगा। और डिडक्शन अमाउंट रिकवरी कितनी होगी, जो भी है 30%, 30% सेम ही है। तो उसके बाद तो चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं इसमें डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को उसको हम रिप्रेजेंटेटिव ओनरशिप भी कह सकते हैं या डीम्ड ओनरशिप भी कह सकते हैं। सेक्शन 27 है। तो इसके बाद ये देखिए सीधा सीधा जरूरी नहीं है कि वो लीगल ऑनर यानी लीगल ऑनर नहीं होगा, लीगल ऑनर के अलावा उसका जो भी मतलब डीम्ड या रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको डीम्ड या रिप्रेजेंटेटिव ऑनरशिप कहेंगे। वो कौन हो सकता है, ट्रांसफर टू अ स्पाउस, अगर हस्बैंड है, हस्बैंड के नाम पे है, असली ऑनर हस्बैंड है तो वाइफ होगा, वाइफ डीम्ड होगी। अगर वाइफ के नाम पे तो हस्बैंड डीम्ड होगा। ठीक है जी, तो इसका सेक्शन देख लेना। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल टू हिज हर स्पाउस अदरवाइज देन द एडेक्वेट कंसिडरेशन। हाँ बस इसमें सीधी सीधी बात आपको मैं क्लियर करता जाता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको बस आपने ये देखना है कि डीम्ड ओनरशिप में किसको, एक तो स्पाउस हो सकता है, बस स्पाउस हो सकते हैं, तो उसमें बस ये अलग अलग ना रह रहे हों। ठीक है जी, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड में कोई भी मतलब हो सकता है, उसका मतलब हिज हर कुछ भी यानी डॉटर सन कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनर जो है मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट यानी जो कि लीगली डिविजिबल नहीं होगी, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो लीगली डिविजिबल नहीं होगी उसका होल्डर को डीम्ड ओनरशिप कह सकते हैं। तो चलिए जी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी या अदर एसोसिएशन पर्सन्स रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ बिल्डिंग या उनके पार्ट्स रहते हैं, तो उनका जो इन्होंने आपस में मतलब जो भी करके जिसको अलॉट किया होगा, जो इसका अलॉटी होगा उसको बिल्डिंग जिसको अलॉट की गई होगी, तो वो ही इसका क्या होगा, लीगल कह सकते हैं कि डीम्ड
जो है डीम्ड ऑनरशिप होगा, डीम्ड ऑनर होगा। चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पर्सन इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी, जिसके पास पोजीशन है उसको हम डीम्ड ऑनरशिप मान सकते हैं। देख सकते हैं इसमें भी यही लिखा है, टेक और रिटेन द पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का अगर पोजीशन ले रखी है तो मतलब उसको हम डीम्ड ऑनरशिप कहेंगे। तो चलिए जी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। पर्सन हैविंग राइट ऑन ए प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर, यानी मतलब जो भी पर्सन होगा उसके पास कम से कम प्रॉपर्टी के राइट हैं जो 12 साल से कम के पीरियड के नहीं होने चाहिए, कम से कम 12 साल के प्रॉपर्टी राइट्स उसके पास होने चाहिए। तो इसमें भी यही है, देखिए पर्सन लेजी who acquire any right in any building or part thereof by virtue of any transfer by way of lease for not less than 12 year, चाहे वो लीज है वे ऑफ लीज है पर वो 12 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एक तो ये कंडीशन थी। एक्सेप्शन में देखते हैं केस क्या है। इन केस ऑफ एनी राइट वे ऑफ बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ, अगर मान लीजिए उसका वे ऑफ लीज जो है मंथ टू मंथ है तो उसका एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो 5 मंथ के लिए कंटिन्यू रहा, फिर उसने दोबारा एक एग्रीमेंट लिया, 2 मंथ का एग्रीमेंट लिया या मंथ टू मंथ कुछ भी, उसका मंथ टू मंथ करके भी अगर पीरियड जो है 1 ईयर से ज़्यादा नहीं बन पा रहा तो वो मतलब डीम्ड ओनरशिप की कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो डिस्प्यूट ओनरशिप तो इसमें क्या होगा, अभी मान लीजिए 2 ब्रदर हैं या 2 पार्टनर हैं, कुछ भी हैं, उन्होंने आपस में झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट ऑफ लॉ, तो जो भी इसका रेसिपिएंट रहेगा, हैंड ऑफ रेसिपिएंट जिसके पास रहेगा वही इसका टैक्सेबल रहेगा, वही इसका डीम्ड ऑनरशिप मान सकते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट इसमें देखते हैं केसेस वेयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अभी देखिए जी कौन कौन सी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में एग्जम्प्टेड हैं। तो सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 तो साथ में देखते जाना, याद कर लेना। तो उसमें सेक्शन 10 और सबसेक्शन 1 में क्या है, अगर कोई भी फार्म हाउस फॉर्मिंग पार्ट यानी एग्रीकल्चर इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम से क्या है एग्जम्प्टेड है, टैक्स एग्जम्प्टेड है। मान लीजिए कोई एक्स रूलर है, एक्स रूलर रहा है हमारे यहाँ, तो उसका कोई भी एक प्लेस को मतलब निश्चित करके उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से टैक्स एग्जम्प्टेड कर सकते हैं। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी की कोई भी हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम हो रही है वो एग्जम्प्टेड है। और उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से अप्रूव्ड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी क्या होगी एग्जम्प्टेड, जैसे यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इनकम प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी इनकम होगी वो भी एग्जम्प्टेड। और एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो भी है उसकी इनकम प्रॉपर्टी इनकम होगी वो भी एग्जम्प्टेड है। और उसके बाद चैरिटेबल या और रिलीजियस पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी है वो भी एग्जम्प्टेड रहेगी। और पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर्टी इनकम भी जो है वो भी टैक्स एग्जम्प्टेड रहेगी। बिजनेस प्रोफेशन, खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या है टैक्स एग्जम्प्टेड रहेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो कि अगर इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो उसमें भी एग्जम्प्टेड रहेगी। तो चलिए जी एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, इनके सेक्शन देख लेना और उसके बाद एक तो सीधा सीधा दिमाग में बिठा लो कि एग्रीकल्चर, एक्स रूलर की एक और लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च और यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो गए और चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए हो गया। और उसके बाद अपना है पॉलिटिकल पार्टी। फिर पॉलिटिकल पार्टी के बाद आप देख सकते हैं कोई अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद अगर इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में वन सेल्फ ऑक्यूपाइड अपने पास प्रॉपर्टी है तो मतलब उस केस में भी एग्जम्प्टेड रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब लिख सकते हैं और उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा होगा। ठीक है जी, थैंक यू जी।